गुड इवनिंग एवरीवन। कोई है ना, मैंने कहा कोई चेहरे बदले तो नहीं, देखना पड़ता। पेपर हुआ था आपका, तो आगे सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है, जरूर करना है, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि होता क्या है कि अपना वहां पर गलत हो गया, लेकिन अब नहीं चाहते क्वेश्चन गलत। अगर गलत हो गया है तो अब तो सही आंसर पता चल जाए कम से कम, और वो है, और अपन क्यों कंफ्यूज हुए थे वो क्लियर हो जाएगा। पेपर है किसी के पास, या फिर एक सेकंड मेरे फोन में होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस कर लेते अपन। है चलो कोई नहीं, आपके पास भी रखो एक मिनट। आपको सही आंसर जरूर टिक कर लेना, अगर आपको कहीं डाउट लगता हो, वो जरूरी है। ऑनलाइन वाले भी जो हैं, सबसे पहले अपन पेपर डिस्कस करते फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर उसको छोड़ दिया तो अपन ने बहुत बड़ी लापरवाही कर दी। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था अपना मैच द पेयर्स। ठीक है, मैच द पेयर वैसे मैं कम डाल पाता हूं, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला था आपके एक तरफ था प्लांट इंट्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय मेन, तो इसका सही आंसर क्या है? प्लांट ब्रीडिंग। किसने बोला था? एनआई वेविलोव ने। अपन ने लिखा था एनआई वेविलोव ने प्लांट ब्रीडिंग के लिए बोला था, प्लांट इंट्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय मेन। दूसरी चीज है मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड ऑफ जर्मप्लास्ट कंजर्वेशन, कौन सा रहेगा? एक्स सीटू या इन सीटू? एक्स सीटू। इन सीटू बहुत बड़ी जगह, नेचुरल किसी जगह को अपन कंजर्व करें बहुत मुश्किल होता है, जंगल का जंगल प्रोटेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन वहां से जर्मप्लास्ट उठा के सीड बैंक में, जीन बैंक में ला के रखना बहुत आसान है। तो कभी भी ध्यान रखना कि दोनों में से भी पूछ ले तो एक्स सीटू आंसर देना है। फॉर एलील्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, यहां पर आपको ये मैंने बताया नहीं है, वैसे रैंडम सैंपलिंग करते हैं, कोई खास बात नहीं है। मैच द पेयर बाकी पता है तो हम ऑटोमेटिकली उस आंसर पे पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए अपन बायस सैंपलिंग करते हैं। दो चीज आती है स्टेटिस्टिक्स में, बायस्ड जिसे हम कहते हैं, जिसे कहते हैं नॉन रैंडम, आप स्टेटिस्टिक में यूज करते हो। दूसरा होता है अनबायस्ड, जिसे हम कहते हैं रैंडम। कोई चीज फिक्स नहीं होती, आप में से किसी को भी उठा दिया, इसका मतलब हुआ रैंडम या अनबायस्ड। तो यहां पर बोला है, क्या बोला गया है कि फॉर एलील्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, तो जब भी कभी किसी डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए कोई जर्मप्लास्ट का सिलेक्शन करना है, तब हम सैंपलिंग करते हैं, कौन सी? नॉन रैंडम सैंपलिंग करते हैं। ठीक है, जो आप लोगों से मुझे एक पर्टिकुलर है, कोई चित्तौड़ का कौन है, उसी को उठाना है। ठीक है, तो ये डिजायरेबल है मेरे लिए कि मुझे चित्तौड़ वाले को उठाना है, तो मुझे फिक्स है कि उस बंदे को उठाना, मतलब ये क्या होगी? नॉन रैंडम बायस सैंपलिंग। और बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए जब भी आप सैंपलिंग करते हो, रैंडम सैंपलिंग करते हो, या फिर आप कहो तो इस जगह और कह सकते हो अनबायस्ड। ठीक है, अगर आपके पास पेपर हो तो ऑब्लिक करके लिख लो अनबायस्ड सैंपलिंग। ये स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ने को मिलता है। फिर है एक और होमोजाइगस, जो पिछली ही क्लास में अपन ने पढ़ा था कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में होमोजाइगोसिटी आती है, क्रॉस पोलिनेटेड में हेटेरोजाइगोसिटी आती है। ठीक है, तो वैसे आपको तीन पता है, तो चौथा जो शायद सी ऑप्शन मैंने नहीं बताया था, तो वो इजीली आप कर पाए। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट कॉटन, तो यहां पर आंसर क्या रहा? डी, है ना। फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड वाज डेवलप्ड इन, कहां हुआ? इंडिया में। सारे इसके क्वेश्चन याद करें, इंडिया में हुआ। कब डेवलप हुआ? 1970 में। किसने डेवलप किया? डॉक्टर सीटी पटेल ने। किस किस का क्रॉस किया? गुजरात 67 और अमेरिकन नेक्ट्रिलेस का। ठीक है, ओके। अच्छा, ये पूछ ले कि वो कॉटन की कौन सी स्पीसीज है चारों में से, तो हमारी मोस्ट कॉमन कौन सी है? गोसिपियम हिरसुटम, जिसे हम अमेरिकन कॉटन या अपलैंड कॉटन भी कहते हैं, तो उन्होंने उसी पे काम किया था, है ना। फिर है विच सीड कलेक्शन इज एक्टिवली यूटिलाइज्ड इन ब्रीडिंग प्रोग्राम? एक्टिव कलेक्शन, नाम से ही पता चल रहा है भाई, सीधा सा। ठीक है, उसके बाद है मैच द पेयर्स। ये मैंने पूरा जीन पूल का जो था वो सारा अपन ने एक मैच द पेयर बनाया यहाँ पर। तो GP1 जो हमारे वहां पर जब क्रॉसिंग करते हैं तो हमेशा फर्टाइल हाइब्रिड मिलते हैं। GP2 के साथ जब क्रॉसिंग करते हैं तो पार्शियल फर्टाइल। अच्छा, पार्शियल फर्टाइल की जगह पार्शियल स्टेराइल लिख दिया तो भी वही बात है ना। पार्शियल, अब मैं कहता हूं इस क्लास में 50% बच्चे सिलेक्ट हुए, 50% सिलेक्ट नहीं हुए, एक ही बात है। उसी तरीके से पार्शियल फर्टाइल बोल दे या पार्शियल स्टेराइल बोल दे, एक ही बात है। फिर अपन ने लास्ट है GP4, यानी कि ट्रांसजीन, ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग से रिलेटेड है, जो कि मैंने बताया था कि
डबल एआरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भी था, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, यहां पर आंसर है बी। प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया फर्स्टली स्टार्टेड एट आईएआरआई इन डिवीजन ऑफ बॉटनी इन 1946 में। बाकी पूरी हिस्ट्री हमने सीक्वेंस वाइज पढ़ी थी, फिर उसका अलग से डिपार्टमेंट बना, फिर आगे एनबीपीजीआर बना, ठीक है। ओके, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मेज सेंट्रल अमेरिका, या फिर ऑप्शन में मैक्सिको भी हो सकता था, या फिर ऐसा भी हो सकता था सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको, तो भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी रेफर्स टू द रीजन वेयर कल्टिवेटेड प्लांट स्पीसीज एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव शो। यहां पर पूछा है कि सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी किसको कहते हैं, डेफिनेशन बनाते हुए लिखा है कि ऐसे रीजन जहां पर कल्टिवेटेड स्पीसीज की और उनके वाइल्ड रिलेटिव्स की ज्यादा होती है, क्या हाई इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, हाई वेरिएशन। यहां पर सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। दोनों ही डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, जितनी ज्यादा डाइवर्स वेरिएशन उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, जितनी ज्यादा वेरिएशन उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी। तो यहां पर सही आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको शायद अपन ने डायरेक्टली नहीं लिखा ऐसा, ठीक है ना। तो आंसर बोथ ए एंड बी। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम पोलन और एंथर एंड्रोजेनेसिस, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं अपन। विच वन इज करेक्ट, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। डी जियोवुजिन इज टॉल राइस वेराइटी, नहीं, ये तो ड्वार्फ है। IR8 इज पॉपुलर एज वंडर राइस, वंडर राइस IR8 को ही कहते हैं, ठीक है। आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, ये चीज मैंने यहां नहीं पढ़ाई। बाकी फिर भी हम तो तीन ऑप्शन से सही आंसर ढूंढ लेंगे अभी। डार्विन प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, नहीं। NI वेविलोव ने प्रपोज किया है, ठीक है। MS स्वामीनाथन डेवलप व्हीट वेराइटी नोरिन 10, नहीं। MS स्वामीनाथन ने नोरिन 10 की वेराइटी डेवलप नहीं की थी। नोरिन 10 हमारे इंडिया की वेराइटी है भी नहीं, ठीक है। MS स्वामीनाथन तो इंडियन साइंटिस्ट है। तो यानी कि ये तीन गलत, तो वैसे आंसर पता चल गया बी, IR8 इज कॉल्ड एज वंडर राइस। जो एग्रोनॉमिकली कहो, 2-3 पॉइंट अपने पढ़ाए हुए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने डाला। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। Who has produced the first hybrid through artificial cross? फैटशिल्ड, सबसे पहला, अगर हमें क्रॉप कुछ नहीं बोलिए, सबसे पहला 1717 में किसने किया था, थॉमस फैटशिल्ड ने। किस किस के बीच की क्रॉसिंग थी, कार्नेशन एंड स्वीट विलियम, जिसका नाम क्या था, फैटशिल्ड्स म्यूट, ओके। सीड्स ऑफ मोस्ट फूड क्रॉप्स आर ऑफ, फूड क्रॉप्स मतलब हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कौन से होते हैं, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। In parthenogenesis, embryo originate from unfertilized egg, embryo originate from fertilized egg, both and B। क्या आंसर क्या है, क्या है, अनफर्टिलाइज भाई, फर्टिलाइजेशन तो होता ही नहीं है, इतना से ही ध्यान रखो, कुछ पढ़ने की जरूरत है। पार्थेनोजेनेसिस मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, और हमारा एम्ब्रियो ओरिजिनेट होता है अनफर्टिलाइज एग। अनफर्टिलाइज एग क्या है, एक सेल या फीमेल गैमिट, वही चीज है जो हम पढ़ रहे थे, बस यहां पर इसने कॉन्सेप्ट वही होंगे जो हम क्लास में पढ़ेंगे। लैंग्वेज हल्की से घुमाता है और हम डर जाते हैं, बाकी इसमें कुछ था क्या, गलती हुई ना, ठीक है। तूने फर्टिलाइज कर दिया तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। डबल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। डबल फर्टिलाइजेशन रेफर्स टू फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल विद मेल गैमेट ट्वाइस, नहीं, एक ही बार होता है, जिसे हम सिनगेमी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एपोमेक्टिक एम्ब्रियोज, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट एंड ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, बिल्कुल सही, एक जिसे हम सिनगेमी कहते हैं, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन जिसको कहते हैं, और इन दोनों प्रोसेस को साइमल्टेनियसली हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फिर भी हमें चौथे ऑप्शन को हमेशा पढ़ना है। यहां पर लिखा नन ऑफ द अबोव, तो हमारा सही आंसर हमें ऑलरेडी सी मिल चुका है, ओके। कलेक्शन ऑफ जर्म प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, एक्सोटिक। अलाइन से भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने क्लास में लिखवाया था, है ना। IPGRI हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट, ठीक है, रोम इटली। तो रोम इटली में IPGRI का हेडक्वार्टर है आपका, तो ये अपन ध्यान रखेंगे। तो जो अपन ने बात किया था FAO के कैंपस के अंदर ही है। स्टेनोस्पर्मोकार्पी लीड्स टू सीडलेस कंडीशन इन, पढ़ा अपन ने, ठीक है। PPD जीन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, टिटिकम एस्टियम, व्हीट की हमने बात की थी, ठीक है। उसके बाद है क्वारंटाइन इंस्पेक्शन इन इंडिया इज परफॉर्म्ड बाय ऑल, ठीक है ना। हम केवल NBPGR जल्दबाजी में आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं कि यार ये तो मेरा सही है, लेकिन गलती कहां होती है, जब हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। तो हमने सारों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। द सीड्स विच विल सर्वाइव ड्राइंग और फ्रीजिंग ड्यूरिंग एक्स सिटू कंजर्वेशन इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको,
अरे भाई ऐसे सीड जिनको ड्राई करो, लो टेम्परेचर पे स्टोरेज करो तो वो सरवाइव कर जाए, यानी कि उनकी वायबिलिटी लॉस नहीं हो, ऐसे सीड को क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स। वही डेफिनेशन लैंग्वेज को बदल दिया, ड्राइंग इसने क्लियरली लिखा है, ठीक है, लो मॉइस्चर, फ्रीजिंग लिखा है मतलब लो टेम्परेचर, सर्वाइव यानी कि सर्वाइव तो हाँ वर्ड यूज किया, सर्वाइव मतलब वायबिलिटी लॉस नहीं हो, डेफिनेशन को चेंज किया लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। आंसर क्या है? ऑर्थोडॉक्स। बोथ क्यों जाएगा? बोथ तो जाएगा ही, है ना। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन? वेविलो, एनआई वेविलो ने। टोमेटो एंड पोटैटो बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका यानी कि पेरू। जर्म प्लाज्म इंक्लूड्स कल्टीवेटेड इंप्रूव्ड वेराइटीज, ऑब्सोल्यूट कल्टीवार्स, वाइल्ड स्पीसीज एंड वाइल्ड रिलेटिव्स, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन कोई ऐसा इजी मतलब हार्ड नहीं बनाया, इसलिए केवल आपको कॉन्सेप्ट याद दिलाएगा जर्म प्लाज्म में आप एक्चुअली होता क्या है। डेफिनेशन भी अपने को बहुत इजीली कवर करवाता है। एपोगेमी तो बहुत इजी क्वेश्चन लेकिन कंफ्यूज करने जैसा। एपोगेमी रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस, हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो बच्चे कॉमन सेंस, लेकिन एग्जाम में जब जाओगे तब पैथोलॉजी इन सब पढ़ चुके होंगे, है ना, तो तब कंफ्यूजन हो सकता है। अभी तो आप कॉमन सेंस लगा लोगे। तो वैसे हमने रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस में ऐसा नहीं पढ़ा। फेल्योर ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सही है, लेकिन और आगे बढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। ऑल ऑफ द अबव मतलब ए और सी तो गलत हमने कह दिया, डी आंसर है ही नहीं। अब देखते हैं क्या लिखा है। एपोगेमी फेल्योर ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मतलब इसका मतलब क्या हुआ? विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। ऑप्शन की वजह पे पूरी एपोगेमी की डेफिनेशन यहां पर इन्होंने नहीं लिखी, लेकिन इतना सा लिखा है कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो हम यहां पर आंसर क्या देंगे? बी। बी फेल्योर ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी कि गैमेट फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो एपोगेमी में फर्टिलाइजेशन होता है क्या? नहीं होता है। बात सही है। वैसे ही हमारा बहुत इजीली आंसर पे पहुंच सकते थे। न्यूसेलर एम्ब्रियोनी इज रिलेटेड टू इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज सिट्रस, ट्रिटिगम, गॉसिपियम, ब्रासिका। सिट्रस में हमने पढ़ा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? देखो ध्यान से सुनते हैं, पूरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, कौन सी इप्लॉइड कौन सी डिप्लॉइड, वो डायग्राम पढ़ा था हमने, वो इसीलिए जरूरी था हमारे लिए। बहुत आसानी से न्यूसेलस कैसा होता है? डिप्लॉइड। हमें क्या ध्यान रखना है? एम्ब्रियोसेक हैप्लॉइड सेल से बनी है, मेगास्पोर से, तो एम्ब्रियोसेक के अंदर की सारी स्ट्रक्चर अपने को कम से कम हैप्लॉइड मिलेगी, डिप्लॉइड कोई नहीं मिलेगी, तो उसके बाहर की सब डिप्लॉइड। अब देखो न्यूसेलस बाहर होता है, डिप्लॉइड होता है, एंटीपोडल अंदर होती है तो हैप्लॉइड। क्या ये दोनों ही डिप्लॉइड है क्या? इसने क्या पूछा है? विच ऑफ द स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड, इसने बोला है कि कौन सी हैप्लॉइड है, तो पहले वाले ऑप्शन में न्यूसेलस तो डिप्लॉइड आ गई, तो आंसर सही है क्या पहला? नहीं है। दूसरे ऑप्शन में एक न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल दिया उसने, दोनों पोलर न्यूक्लियर फ्यूज हो चुके हैं, ये तो डिप्लॉइड बन गए, यानी कि ये भी आंसर सही नहीं है। मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल्स, मेगास्पोर मदर सेल तो मियोसिस से पहले वाली, तो वो तो डिप्लॉइड होती है। मेगास्पोर मदर सेल है, वो मियोसिस के बाद मेगास्पोर बनाती है 4, फिर 3 डीजेनरेट और 1 फंक्शनल रहा, फिर उसने एम्ब्रियोसेक बनाया, तो मेगास्पोर मदर सेल हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड? डिप्लॉइड होती है, तो ये भी आंसर सही नहीं है। फिर बोला है एक सेल एंड एंटीपोडल सेल्स, बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि एम्ब्रियोसेक के अंदर एक सेल भी आपकी क्या है? हैप्लॉइड है, एंटीपोडल सेल्स भी कैसी हैं? हैप्लॉइड है। अरे अच्छा क्वेश्चन है क्या? सारे हैप्लॉइड डिप्लॉइड का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में डाल दिया अपन, सारा दिमाग हिला देगा, बाकी इजी चीज है, ठीक है। इसको चाहे जैसे कितने क्वेश्चन बना सकते हैं यहां से। इंप्रूव्ड, अरे किसी को डाउट है क्या पीछे? तेरा गलत हुआ शायद, नहीं हुआ, सबके सही थे, चलो बहुत बढ़िया। इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ रिसेंट पास्ट आर क्या बोलते हैं? ऑब्सोल्यूट कल्टीवार्स। ओरिजिन ऑफ ब्रिंजल इंडिया। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी सिचुएटेड इन चेन्नई, अथॉरिटी चेन्नई में, बोर्ड दिल्ली में, ओके। विच इज नॉट ए लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी? स्पीसीज, जेनेटिक, इकोसिस्टम, नन ऑफ दिस। हमने 3 लेवल पढ़े, तीनों के नाम लिखे हुए, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो यहां पर आंसर क्या है? क्या आंसर है? तो कभी ये मत सोचना कि नन ऑफ दिस आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो तुम हमेशा ध्यान रखना कि कम से कम मेरे पेपर में तो ध्यान रखना, नन ऑफ दिस पे ध्यान देना। ये तो मैंने अभी पहला पेपर है, बाकी बहुत जगह नन ऑफ दिस मिलेगा भी, बहुत बार ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ होगा लेकिन आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना,
ठीक है, हमारी आदत पड़ती है अरे सर ऑल ऑफ दीज है मतलब तो लगाएंगे हम, इसकी तो रिस्क उठाएंगे 100%, तो ये काम कभी भी नहीं करना। ये आपके लिए सबक रहता है कि हमारी गलती जो करते हैं, अब आपने जबरदस्ती इन 3 में से एक आंसर ढूंढ ही दिया गलत, है ना, ऐसा नहीं करना। मेज इवो, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। मेज इवॉल्व इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। फर्स्ट स्टेप ऑफ जेनेटिक इंप्रूवमेंट इन ब्रीडिंग प्रोग्राम इज, क्या है, ऑल है क्या? आगे वही बात जो मैं कह रहा था, ऑल ऑफ दीज है, लेकिन आंसर ऑल ऑफ दीज है क्या? सबसे पहली स्टेप क्या होती है? डोमेस्टिकेशन। हमने लिख, क्या, अच्छा आप कितने थे क्या? 30 दिए थे क्या? कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ये अगली बार हटा दूंगा। चलो एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ये सुन लेना, तो फिर बोले ही नहीं कोई बात। अपन ने क्वेश्चन दिया था फर्स्ट स्टेप ऑफ जेनेटिक इंप्रूवमेंट इन ब्रीडिंग प्रोग्राम। पहला ऑप्शन इंट्रोडक्शन, दूसरा डोमेस्टिकेशन, तीसरा सिलेक्शन, चौथा ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या है? हमने लिखा हो तो भूल जाएंगे। डोमेस्टिकेशन सबसे पहला ब्रीडिंग का हमने लिखा था इनिशियल स्टेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इनिशियल स्टेज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, सबसे पहले डोमेस्टिकेशन होगा, तब प्लांट ब्रीडिंग की हम बात करेंगे। बढ़े आगे, किसी को डाउट तो नहीं किसी क्वेश्चन में? ओके तो ये अपन ने कल पढ़ी वही चीज है, लेकिन किसी को डाउट रह जाए तो उसके लिए मैं डायग्राम आपके सामने लेके आया हूं, बाकी जरूरत नहीं थी वैसे इसकी। ठीक है, आपके सामने 3 पॉलिनेशन कल अपन पढ़ चुके थे। 3 में यानी कि बेसिकली बात करें ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जीनोगेमी, एक्चुअली 3 थे। ठीक है, तो आपके सामने देख पा रहे हो सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी क्या होता है? ये एक फ्लावर है, पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। पॉलिनेशन विद इन फ्लावर का हो या पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर का हो, तो यहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंथर और पिस्टिल यानी कि स्टेमन और पिस्टिल एक ही फ्लावर में लोकेटेड है। ये फ्लावर है यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? बाइसेक्सुअल है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर कंपलसरी है, अभी हम पढ़ेंगे, बात करेंगे। तो ये आप बहुत इजीली देख पा रहे हो। दूसरी बात, अपन यहां पर आते हैं जिटोनोगेमी पे। जिटोनोगेमी में क्या होता है? यहां पर आपको दिखाया गया है अलग अलग फ्लावर है लेकिन प्लांट एक ही है। तो एक फ्लावर के यहां पर क्या होगा, से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर होता है, तो पॉलिनेशन बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। बात सही है? यहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए फंक्शनली हम इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, लेकिन टेक्निकली जेनेटिकली ये क्या है? पढ़ लिया था अपन ने, क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगेमी। जहां पर, सॉरी ये एरो जिधर है वहां से देखते, क्योंकि एंथर से रवाना हुआ, इंसेक्ट लेकर रवाना कहां गया? स्टिग्मा पर। तो ये आपका क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स या पॉलिनेशन बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, 2 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो ये डायग्राम केवल आपको दिखाने के लिए है, तो ये चीज जो अपन ने पढ़ी उसको यहां से रिवाइज भी हो गया। बढ़े आगे, चलो उसके बाद अपन देखते हैं मैकेनिज्म्स प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। ध्यान से सुनते हैं, एक साथ अपन लिख लेंगे जो पर पहले समझना जरूरी है। इजी है, चीजें कोई खास नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात, आप कह रहे हो कि मैकेनिज्म प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन, हम ऐसे मैकेनिज्म, ऐसी टेक्निक्स की बात करेंगे जो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ाती है। तो यानी कि मैं ऐसा कहता हूं कि मैकेनिज्म्स प्रिवेंटिंग क्रॉस पॉलिनेशन, इन्हीं को बोलेंगे। जो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ाएंगे तो किसको रोकेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन को। और जब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन, तो वो किसको रोकेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। तो उन्हीं को कहेंगे मैकेनिज्म प्रिवेंटिंग। तो मैं यहां पर चाहूं तो आपके लिए लिख सकता हूं, कभी भी उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, मैकेनिज्म्स प्रिवेंटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। शॉर्ट में सीपी लिख दूं, ठीक है। तो यहां पर सीधी सी बात करें, हिंदी में भी गए तो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ाने वाले तरीके, तो किसको रोकने वाले? क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने वाले तरीके आप कह सकते हो। सबसे पहला यहां पर जो टेक्निक है, जो मैकेनिज्म है, उसको कहेंगे हम बाइसेक्सुअलिटी। क्या कहेंगे?
ध्यान से सुनना, समझ लेंगे फिर नोट कर लें। बाइसेक्सुअलिटी, इसी कंडीशन को हम कहते हैं मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑर्गन्स प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, और ऐसी कंडीशन के जो फ्लावर हैं उन्हें हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर कहेंगे। देखो ध्यान से सुनते हैं, बहुत आसान सी चीज है ये। जो मैकेनिज्म है जहां पर का बाइसेक्सुअलिटी, अच्छा ये बोले सर दो दो नाम है, तो दो नाम का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअलिटी मतलब मेल, एक फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों है। बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर, इसलिए बाइसेक्सुअल बोला। मोनोक्लाइनी मतलब पॉलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही फ्लावर से काम चल जाएगा। मोनोक्लाइनी इसलिए बोला गया, हमेशा उल्टा चलेगा। बाइसेक्सुअलिटी होगी तो मोनोक्लाइनी होगी, यूनिसेक्सुअलिटी होगी तो डाइक्लाइनी होगी। हम ये शब्द कम पढ़ते हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम में आएगा हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो बहुत इजी, हम तो साथ का साथ पढ़ लेंगे। मोनोक्लाइनी इसलिए बोला क्योंकि यहां पर एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, उसे बाइसेक्सुअलिटी, ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर कहते हैं, ठीक है। तो पहली तो ये बात है, चलो और आगे देखते हैं। दूसरी कंडीशन जिसको अपन हमारे लिए जरूरी है वो है होमोगेमी। होमोगेमी, इसका मतलब क्या हुआ? मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट सेम टाइम। मैंने पूरी उन स्ट्रक्चर के बारे में याद है, बहुत सारे वर्ड यूज हो सकते हैं, एंथर एंड स्टिग्मा एट सेम टाइम। अब यहां पर पॉलिनेशन में एक्चुअली जो मेन चीजें काम करती हैं, एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है और कहां पहुंचता है? स्टिग्मा पर। अब वो चाहे तो यहां पर मैच्योरेशन ऑफ मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन लिख सकता है, मैच्योरेशन ऑफ यहां पर स्टेमन एंड पिस्टिल लिखें, एक ही बात है। मेन फंक्शनिंग यहां पर दो चीजें हैं, तो एंथर एंड स्टिग्मा लिखा। यहां पर यह भी लिख सकता था पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा भी लिख दे। तो हमने ध्यान रखना है कि एक फीमेल और मेल और फीमेल की बात हो रही है। तो मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट सेम टाइम, सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए दूसरी एसेंशियल कंडीशन, पहली तो वो जरूरी, कोई भी प्लांट उसके अंदर अगर सेल्फ पोलिनेशन होता है तो सबसे पहली बात बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अगर वो बाइसेक्सुअल नहीं है, आप सोचो कि किसी भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल। होमोगेमी, दोनों, अब ये आपका फ्लावर है, यहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों है, लेकिन दोनों का मैच्योरेशन सेम टाइम पे नहीं होता है। जब आपका एंथर मैच्योर होता है तब स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं है, तो सेल्फ पोलिनेशन होगा क्या? नहीं होगा। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव है लेकिन एंथर आपका वहां पर ये मैच्योर हुआ ही नहीं है, तो क्या सेल्फ पोलिनेशन होगा क्या? नहीं। मतलब होमोगेमी भी बहुत एसेंशियल है, यानी कि हम यहां पर नोट लगा के एक लाइन बोल सकते हैं, bisexuality and homogamy are essential for cell pollination। नोट कर लें एक बार, इतना बड़ी आसान सी चीजें समझते हुए चल रहे हैं।
कर लिया नोट सबने? आसान है? बढ़े आगे। तो दो मैकेनिज्म, ये तो दोनों एसेंशियल है। जब तक ये नहीं होंगे किसी भी, जहां भी सेल पोलिनेशन होता है, ये दोनों कंडीशन हमेशा होगी ही होगी। बाकी आगे वाली हो सकती है ना भी हो, पर ये दोनों हम एसेंशियल में ध्यान रखेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। तीसरी हम जिसे कहते हैं क्लिस्टोकेमी, जिसके डेफिनेशन पर प्री पीजी 21 में क्वेश्चन भी आया था और उससे पहले कई बार आ चुके हैं। क्लिस्टोकेमी समझते हैं, ध्यान से अपन देखते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, क्लिस्टोकेमी, इसके डेफिनेशन सीधा सा क्या, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन अनओपन्ड फ्लावर बड। फर्टिलाइजेशन इन अनओपन्ड फ्लावर बड। ठीक है, तो ये क्या होता है क्लिस्टोकेमी, अपन समझते हैं, देखो ध्यान से। उसी तरीके से एक चेस्मोकेमी भी लेंगे। देखो ध्यान से सुनो, फिर नोट कर लेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले क्लिस्टोकेमी डेफिनेशन बहुत बार है, हम रट लेते, याद रख लेते हैं, पर समझ भी लेते हैं, ठीक है? पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन अनओपन फ्लावर बड। हमेशा फ्लावर बनने से पहले वो क्या रहता है, बड रहता है। क्या रहता है? बड। अब ये बड है, अभी खुला नहीं है, तो अब यहां पर क्या होगा? पहली बात हम कह रहे हैं सेल्फ पोलिनेशन के लिए बाइसेक्सुअलिटी है, तभी हम सेल्फिंग की बात कर रहे हैं। होमोगेमी है, तभी सेल्फिंग की बात कर रहे हैं। अब क्लिस्टोकेमी क्या होगा कि ये बर्ड कभी खुलेगा ही नहीं। जब खुलेगा ही नहीं तो पोलन बाहर से कोई आ सकता है क्या? तो क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है क्या? तो 100% क्या होगा? ठीक है। ऐसा कहां होता है? प्लांट है कॉमेलिना, ऐसे बहुत सारी चीजें एग्जांपल मैंने बता दिया। कॉमेलिना प्लांट है, उसके अंदर दोनों चीज अपने को देखने को मिलती है। इसका डायग्राम होगा तो मैं दिखा दूंगा। तो कॉमेलिना में क्या है कि ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है? प्लांट है ऊपर नॉर्मल प्लांट की तरह, और नीचे रूट सिस्टम होता है, ठीक है? तो नीचे जो प्लांट है वो लगता है क्लिस्टोकेमस। कोमेलिना प्लांट में जमीन के अंदर जो फ्लावर लगते हैं वो होता है क्लिस्टोकेमस। तो अब जमीन में फ्लावर खुल पाएगा क्या? तो वो उसके अंदर पॉलिनेशन होगा, वो कौन सा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब इसी प्लांट पर ऊपर की तरफ आपको पर्पल कलर के फ्लावर दिखते हैं, जिन्हें बोलते हैं क्लिस्टोगेमस, सॉरी चेस्मोगेमस। क्या कहते हैं? चेस्मोगेमस। ये तो हमें समझ में आ गया, जहां पर बर्ड खुलेगा ही नहीं है तो अंदर 100% पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होगा और सेल्फिंग हो जाएगी। इसमें सेल्फिंग कैसे होगी? ये फ्लावर खुलेगा, लेकिन खुलेगा कब? जब पॉलिनेशन हो चुका होगा। खुलेगा, लेकिन पॉलिनेशन बर्ड स्टेज में है, पॉलिनेशन अंदर ही हो गया, पॉलिनेशन हो गया, अब खुलेगा। तो फर्टिलाइजेशन आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फर्टिलाइजेशन बाद में हो रहा है लेकिन पॉलिनेशन पहले हो चुका है। आप पूरा लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, पॉलिनेशन बिफोर ओपनिंग एंड फर्टिलाइजेशन आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर। लेकिन अपन ने डायरेक्ट कितना से लिखा, फर्टिलाइजेशन आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, मतलब पॉलिनेशन पहले हो चुका है। तो ऐसा एक ही प्लांट के अंदर दोनों स्पेशली हम केस देख सकते हैं, जिसे कहते हैं कोमेलिना। ये नोट कर लो। वैसे यहां पर हमारे एग्रोनॉमी में ये क्वेश्चन बीट बार्ले और दोनों में ध्यान रखेंगे, ठीक है? राइस में केवल हम चेस्मोकेमस ध्यान रखेंगे, ये और भी प्लांट्स है तो नोट कर लेंगे।
कर लिया सबने नोट? तो दोनों में फर्क ध्यान रहेगा, चेस्मोकेमी और क्लेस्टोकेमी में एग्जाम में डेफिनेशन पर क्वेश्चन आता है और दोनों वर्ड हमें वहां पर पढ़ने में एक जैसे लगते हैं। तो ध्यान रखना है, क्लेस्टोकेमी जहां पर फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा, चेस्मोकेमी में ओपन होगा, लेकिन कब ओपन होगा? आफ्टर पोलिनेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बाद में होगा लेकिन पोलिनेशन हो चुका होगा। तो डेफिनेशन घुमा दे तो आप बता सकते हो, सीधा से कहते हैं अपने की ऐसा फ्लावर जिसमें फ्लावर ओपनिंग से पहले ही पोलिनेशन हो जाए तो क्या कहेंगे? ठीक है, चाहे जैसे घुमा ले, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, इसका मेरे पास डायग्राम हो तो चेक कर लेता हूं, देखें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। था ताकि वो इजी हो जाएगा थोड़ा आपके लिए। नहीं, अभी वो मिलेगा नहीं मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। गूगल पे वो समझ नहीं आएगा क्योंकि वो लाइन डायग्राम था, स्केच वाला। गूगल पे वो प्लांट का डायग्राम दिखाएगा तो जमीन के अंदर का दिखाए नहीं दिखाए, एक बार अपन ट्राई कर सकते हैं। वैसे अपन बात समझ में आ गई, आप आराम से देख लेना जमीन के नीचे कौन से क्लेस्टोकेमस और ऊपर आपके शूट पे जो रहेंगे वो कौन से चेस्मोकेमस फ्लावर होते हैं। चलो, इसमें कितने हो गए? 4 मैकेनिज्म। लास्ट 5वां एक मैकेनिज्म और देखते हैं जिसे हम कहते हैं पोजिशन ऑफ एंथर्स। इसमें 2 कंडीशन बात करते हैं, जिसमें पहला कहते हैं इन सम स्पीसीज स्टिग्मा इज सराउंडेड बाय एंथर। ऐसा होता है टोमेटो और ब्रिंजल में। दूसरा होता है इन सम लेग्यूम्स एंथर एंड स्टिग्मा आर एनक्लोज्ड इन पेटल्स और ऐसे पेटल्स को बोलते हैं कील। सुनो ध्यान से, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे लेग्यूम्स यहां पर अपन कह सकते हैं, सोयाबीन, ग्राम, पी, लेंटिल, उड़द, मूंग, बहुत सारे। ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब समझो बात को। यहां पर अपन ने बोला है लास्ट मैकेनिज्म पोजीशन ऑफ एंथर्स। हम किसके मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं? सेल्फिंग बढ़ाने वाले। ठीक है, तो यहां पर पहला बोला इन सम स्पीसीज स्टिग्मा इज सराउंडेड बाय एंथर। ठीक है, ये स्टिग्मा है। अब इसको फ्लावर का जो सिस्टम ही ऐसा है कि चारों तरफ से एंथर ने घेर रखा है, तो यहां पर दूसरे पोलन ग्रेन के आने का चांस ही नहीं रहता, डायरेक्टली ये एंथर का पोलन ग्रेन ही यहां पर गिर जाता है। तो ऐसी कंडीशन अगर कहीं होती है तो सेल्फिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोल रहे होंगे सर ब्रिंजल में तो हम हेटेरोस्टाइली वगैरह और भी पढ़ते हैं, तो वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। ब्रिंजल में हेटेरोस्टाइली की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है और इसीलिए ब्रिंजल को हम ऑफन क्रॉस में बात कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी आगे बात करेंगे इसकी। फिलहाल हम ये ध्यान रखें कि ब्रिंजल और टोमेटो दोनों में ही ऐसी कंडीशन होती है जहां पर स्टिग्मा को चारों ओर से एंथर सराउंड करके रखते हैं, घेरे रखते हैं, जिसकी वजह से सेल पॉलिनेशन होता है। लेग्यूम्स के अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जहां पर एंथर और स्टिग्मा यानी कि हम कहें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यहां पर फ्लावर तो ओपन होगा। लेग्यूम्स में क्या होता है, ध्यान से सुनो, फ्लावर तो ओपन होगा लेकिन लेग्यूम में जो पेटल्स होते हैं, कोरोला जिनको हम कहते हैं, वो 3 तरीके के होते हैं, कील, स्टैंडर्ड और विंग। कील, स्टैंडर्ड और विंग। तो ये जो कील वाले 2 पेटल्स है, फ्लावर ओपन है लेकिन अब फ्लावर ओपन है लेकिन 2 पेटल ने स्पेशली इन स्ट्रक्चर्स को पैक कर रखा है। किसको? एंथर और स्टिग्मा को, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। फ्लावर ओपन है लेकिन 2 पेटल ऐसे स्पेशलाइज्ड हैं जो इनको पैक करके रखते हैं, जिन पेटल्स को हम कह देते हैं कील। पूरा बॉटनी में हम पढ़ाते हैं इसको, अभी अपने को जरूरत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, अगर ये पेटल से दोनों स्ट्रक्चर पैक है तो ये तो क्लिस्टोकेमी जैसा ही कुछ हो गया हल्का सा, लेकिन फ्लावर ओपन होता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 2 पेटल इसको पैक करके रखते हैं, तो सेल्फिंग होगी या क्रॉसिंग?
सेल्फिंग होगी। ठीक है, तो ऐसा लगभग जो लेग्यूम्स है मैक्सिमम लेग्यूम्स में ऐसा होता है, नोट कर लें इसको। इसका भी डायग्राम था लेकिन मेरे से इधर उधर मिस हो गए, सबके डायग्राम थे मेरे पास। इसका जरूर दिखा देता हूं गूगल पे। कर लिया क्या नोट सबने? किसके बाद? पेटल्स, कील, कर लिया नोट? इसमें नेट कहां से चलाते हो तुम सर लोग आपके? पता है आपको कहां से चलता है? क्योंकि इसमें 1000 लफड़े रहते हैं। क्रोम से? क्या है? कीबोर्ड आ रहा है क्या कहीं? मुझे तो कीबोर्ड कहीं दिख नहीं रहा। अरे भाई कहीं पता नहीं क्या क्या। ये कि बहुत टाइम में यूज कर रहा हूँ मैं वाला, ये वाला, इसलिए। चलो कोई बात, मैं अगली क्लास में लाके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। बात समझ में आई? कौन कौन से मैकेनिज्म सेल पोलिनेशन को आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन को पूछ ले, मैकेनिज्म प्रमोटिंग सेल पोलिनेशन, तो ये ध्यान रखेंगे। मैकेनिज्म प्रिवेंटिंग क्रॉस पोलिनेशन, तो भी यही ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसा गड़बड़ करवा सकता है। बढ़े आगे, चलो अब अपन आते हैं मैकेनिज्म्स प्रमोटिंग क्रॉस पोलिनेशन। या मैं इनको और क्या कह सकता हूं, मैकेनिज्म्स प्रिवेंटिंग, समझ में आ गई बात या रटना पड़ रहा है? भाई स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सेंस है कि अगर सेल्फिंग होगी तो क्रॉसिंग होगा क्या? नहीं होगा। क्रॉसिंग होगी तो सेल्फिंग होगी क्या? नहीं होगी। मैकेनिज्म प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग मतलब रोकने वाले, सेल पोलिनेशन। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं सबसे पहला मैकेनिज्म जिसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअलिटी, या इसको हम कहेंगे डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी, ऐसी कंडीशन में जो फ्लावर होंगे उन्हें हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हमने पढ़ा है, ये फ्लावर कंप्लीट है या सॉरी परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है? इम्परफेक्ट है ना? या तो आप कहोगे इनको कि मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर, या फिर अपन ऐसा कहेंगे कि स्टेमनेट फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर, पढ़ रखे हैं अपन। ठीक है, अब नोट बाद में कर लेना, फिलहाल थोड़ा समझ लेते हैं ना, क्योंकि समझने वाली चीजें यहाँ पर। यूनिसेक्सुअलिटी समझ में आ गया? ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे, एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगी, या तो मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, दूसरा डाइक्लाइनी, यहां पर पॉलिनेशन के लिए कम से कम कितने फ्लावर चाहिए? 2, इसलिए इसको डाइक्लाइनी बोलते हैं। हमको डेफिनेशन कोई नहीं पूछते, अक्सर ये वर्ड ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर फिर 2 कंडीशन बन जाएगी। पहली बनेगी मोनोशियस,
या मोनोशियस इसको कहते हैं, मोनोशियस कंडीशन कह देते हैं, और दूसरी रहेगी डायोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर अलग हैं लेकिन एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है। मेल और फीमेल फ्लावर अलग है, वो तो हमने पहले ही कह दिया, ठीक है। यूनिसेक्सुअल है तो मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, लेकिन एक ही प्लांट पर दोनों फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं मोनोशियस। यानी कि हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट। ऐसा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कहां कहां पे होता है? मैंगो में होती है चीज, मैंगो में, केस्टर में होता है, बनाना में होता है, और सबका जाना पहचाना एग्जाम्पल बताओ जो पढ़ चुके हैं अपन, मेज में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं पर मैं ज्यादा बता नहीं रहा। वैसे क्या होता है कि आपको मैंने बताया था इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस पता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो एक्चुअली क्या हो रखा है, मैंगो, केस्टर और बनाना में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही साथ होते हैं, तो सेम इन्फ्लोरेसेंस में अपन कहते हैं। आपको नहीं पूछते लेकिन बता देता हूं, मैंगो, केस्टर, बनाना में जहां पर पास पास में होंगे, मेल के फ्लावर के पास ही फीमेल के फ्लावर भी होंगे, लेकिन मेज में फ्लावर पास में होते क्या, मेज में मेल ऊपर, फीमेल, तो यानी कि सेपरेट सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस ही अलग हो गया, मेल वाला ऊपर है, फीमेल वाला अलग है नीचे की तरफ। तो ऐसा मेज में आपको सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस में होता है, लेकिन कुल मिला के हमारे एग्जाम्पल किसके हैं? मोनोशियस के। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मोनोशियस कंडीशन किसमें है, डायोशियस किसमें है, ठीक है। तो ये अपन ध्यान रखेंगे। डायोशियस में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, ठीक है, सेपरेट है, ये तो पता चल गया, ठीक है। मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट है, ये लिख नहीं रहा हूं लेकिन हमें पता चल चुका है। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट्स। ऐसा कहां पर देखने को मिलता है? फेमस हमारे लिए एक तो मैंने बताया था आपको, डेट पाम, ध्यान रखेंगे, पपाया, ठीक है। और बात करें वेलिसनेरिया, जो एक्वेटिक प्लांट है, वेलिसनेरिया, एस्पेरेगस, नोट कर लो। और भी एग्जांपल को लिखा देता हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं। वेलिसनेरिया, एस्पेरेगस, स्पिनेच, सनहैम, स्पिनेच, सनहैम, पिस्टेचियो, पिस्ता को बोलते हैं क्या? पिस्टेचियो नट, शायद, मुझे नहीं कंफर्म है, पिस्टेचियो। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल ध्यान रहे। तो ये डायोशियस है जहां पर मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट है, जो कि अलग अलग प्लांट्स पर है, जबकि मोनोशियस में मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट है लेकिन एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं।
कर लिया नोट? बढ़े आगे, चलो आगे। सेकंड ये ध्यान रहेगा, मोनोशियस डायोशियस किस में आते हैं? यूनिसेक्सुअलिटी के अंदर आते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, अगर वो एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, तो मोनोशियस, अलग अलग पर है तो डायोशियस। प्लांट के नंबर के आधार पर, मोनो मतलब एक प्लांट पर, डायो मतलब दो प्लांट पर, हम ऐसा याद रख लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। दूसरा जो मैकेनिज्म यहां पर ले रहे हैं, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी ध्यान से देखना इधर। अच्छा, डाइकोगेमी का क्या होगा? सिंपल सा, मैच्योरेशन सेम टाइम पे, डिफरेंट पे, ठीक है ना। मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर भी कह सकते हो आप, एट डिफरेंट टाइम, सेम फ्लावर एट डिफरेंट टाइम। हमने वहां पर एक चीज कही थी कि सेल्फिंग होनी है, ऐसा केवल काम नहीं चलेगा कि सेम फ्लावर में दोनों स्ट्रक्चर है। आपका बाइसेक्सुअल है लेकिन वहां पर होमोगेमी होनी भी जरूरी है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और वहां पर दोनों का मैच्योरेशन एक साथ नहीं हो रहा है तो उस केस में डाइकोगेमी कहलाएगी और वहां पर क्या हो जाएगा? क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। एक्चुअली ये होमोगेमी है, जहां पर क्या हो गया, मतलब होमोगेमी होनी चाहिए थी क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर था, सेम फ्लावर बोला है, लेकिन मैच्योरेशन सेम टाइम पे नहीं हो रहा है। तो सेल्फिंग हमने कहा था दोनों कंडीशन होगी तभी होगी, तो सेल्फिंग नहीं होगी और अब क्या होगी? क्रॉसिंग, क्योंकि सेम फ्लावर होने के बावजूद डिफरेंट टाइम पर यहां पर क्या हो रहा है? मैच्योरेशन डिफरेंट टाइम पर हो रहा है। इसके अंदर दो कंडीशन हम पढ़ते हैं। पहली पढ़ते हैं प्रोटोगाइनी। क्या पढ़ते हैं? प्रोटोगाइनी। डेफिनेशन रटनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। प्रोटो मतलब पहले, गायनी मतलब गायनोशियम मतलब फीमेल, तो यानी कि अब डेफिनेशन हम इजीली बना सकते हैं। मैच्योरेशन ऑफ पिस्टिल कह दूं, मैच्योरेशन ऑफ पिस्टिल बिफोर एंथर, या बिफोर कुछ भी कह दो एक ही बात है, बिफोर स्टेमन कह दो एक ही बात है। आप पिस्टिल की जगह पे यहां पर स्टिग्मा, मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा बिफोर एंथर कह दो एक ही बात है। मैच्योरेशन ऑफ फीमेल स्ट्रक्चर बिफोर मेल स्ट्रक्चर, एक ही बात है। मैं यहां पर आप ऐसा करो, स्टिग्मा वाला भी लिख लेना, ज्यादा वो एग्जाम में यूज होता है। यहां पर हम लिखेंगे एंथर्स। चलो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो इधर क्या क्या है। सबसे पहले तो सोरगम और बाजरा, बाजरा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें बाजरा में। तो सोरगम और बाजरा में क्या देखने को मिलेगी आपको? प्रोटोगैन। उसके अलावा एप्पल में भी मिलती है, एप्पल में। उसके अलावा पियर, पियर किसको बोलते हैं? नाशपाती, इसमें भी आपको प्रोटोगैन ही मिलेगी। ध्यान से इधर आप पूरा देख लो फिर नोट करेंगे। दूसरा यहां पर होती है प्रोटो एंट्री। क्या होती है? प्रोटो एंट्री। प्रोटो एंट्री में क्या होगा? पहले क्या मैच्योर होगा, मेल या फीमेल? मेल। प्रोटो और एंट्री मतलब मेल वाला। तो मैच्योरेशन ऑफ एंथर्स बिफोर स्टिग्मा, सही है। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रोटो एंट्री बोलते हैं। सबसे ज्यादा कहां इसका फेमस एग्जांपल? मेज, मेज, शुगर बीट, शुगर बीट, और आजकल अच्छे अच्छे क्वेश्चन ओनियन का भी आ जाता है, फेनल का भी आ जाता है, सौंफ का। एक बार नोट करो, यहां पर एक दो चीज समझेंगे। वो फेमस है डेफिनेशन पर एग्जाम्पल, डेढ़, आप पुराने पेपर सोल्व करोगे 1.5 बार क्वेश्चन पूछे गए, कई बार, है ना, दोनों चीजों पर। इस पर तो बहुत ज्यादा फेमस पूछा गया है, बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चंस। हाँ कोई बात नहीं, लिखने में मिस्टेक हो गई, डिफरेंट टाइम। वो एक श्लोक होता है संस्कृत में, निंदक नीरे राखिए, मतलब आपकी कमी निकालने वाला कोई ना कोई पास में होना चाहिए। गलती तो हो जाती है, इंसान है, लिखने में गलती है ना। वो एक मेरे को हल्का सा याद आ गया, संस्कृत तो बहुत सालों पहले पढ़ी, पर निंदक नीरे राखिए। ये देखो इधर भी वेरी गुड, लिखने में मिस्टेक हुई थी, बोला सही था अपन ने, है ना।
कर लिया नोट? बढ़े आगे? एक और कहाँ गई तुम्हारे साथ वाली? तो कम से कम ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं? बोल देना, ऐसा हो तो कम से कम नुकसान नहीं हो। घर जाओ, कहीं जाओ, ऑप्शन है जब अपने पास तो उसका यूज जरूर करो। नहीं तो गई क्लास से मतलब गई, वो एक बार आप फिर रिकॉर्डिंग पढ़ ही नहीं पाओगे। सोचोगे कि बाद में देखूंगा यार फुर्सत में, तो फुर्सत कभी मिलेगी आज तक अपने को? कभी नहीं मिलेगी। बढ़े आगे? चलो, तीसरा मैकेनिज्म, दो हुए क्या ना? तीसरा जिसको कहेंगे हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ बता रहा था आपको, एक तो चीज जो बता रहा था कि मेज में हमने कहा था जिटोनोगेमी होती है, लेकिन तो जिटोनोगेमी होने की वजह से तो मेज में क्या होना चाहिए? सेल पोलिनेशन। लेकिन सर हम पढ़ते हैं मेज क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। क्यों है? क्योंकि प्रोटो एंट्री। क्या है? प्रोटो एंट्री। क्योंकि आपके पहले क्या आती है? मेल फ्लावर आता है, मांजर पहले आती है मक्का में। सब किसान है, सबको पता है क्या आती है? मांजर पहले, मेल पहले आता है। जब ये इसके पोलन ग्रेन एक्टिव होंगे, मैच्योर्ड होंगे, तो नीचे स्टिग्मा आपका यानी कि सिल्क रिसेप्टिव ही नहीं है, तो ये पोलन ग्रेन किसी और प्लांट पे चला जाएगा। और जब ये रिसेप्टिव होंगे तब तक इसके पोलन लॉस हो जाएंगे, तो किसी और का ही यहां पर आएगा। मतलब क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन। बात आई समझ में? जिटोनोगेमी का भी हम एग्जांपल मेज ही देंगे और प्रोटो एंट्री का भी एग्जांपल मेज ही देंगे, लेकिन वास्तव में क्या होती है? प्रोटो एंट्री की वजह से क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली की यहां पर कहें व्हेन स्टेमन एंड पिस्टिल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, ठीक है। यहां पर दो एग्जांपल ध्यान रखेंगे, लिंसीड और ब्रिंजल। अभी देखो ध्यान से सुनते हैं, इसका डायग्राम वैसे हम आगे पढ़ेंगे। लिंसीड और ब्रिंजल। ब्रिंजल हमने सेल पोलिनेशन में भी पढ़ा। ब्रिंजल में सेल पोलिनेशन होने का कारण था पोजीशन ऑफ एंथर, लेकिन ब्रिंजल में क्रॉस पोलिनेशन भी हावी है और ये होता है, तो उस वजह से आपके क्या होगा? मतलब एक्चुअली ब्रिंजल सेल पोलिनेटेड क्रॉप है, लेकिन उसमें हेट्रोस्टाइली होने की वजह से 48% तक ब्रिंजल में क्रॉस पोलिनेशन रिपोर्टेड है। तो ऐसा कंफ्यूजन होने की वजह से इसको हम डालते हैं ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड में। हम पढ़ेंगे अगली क्लास में क्या होता है ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड। तो ये ध्यान रखें, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि मान लो स्टिग्मा ये आपकी क्या है? पिस्टिल है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे ओवरी, ये यहां पे खत्म हुई, लेकिन अब दोनों बराबर लेंथ में नहीं होंगे, या तो एंथर ऊपर तक जा रहे होंगे या एंथर नीचे ही रह जाएंगे, ठीक है। टेक्निकली तो मुझे ये ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन वहां पर ऐसा मानते हैं कि ऊपर अगर एंथर है तो पोलन ग्रेन ऊपर के ऊपर निकल जाएंगे, नीचे है तो नीचे के नीचे निकल जाएंगे, तो कुल मिला के सेल्फिंग नहीं हो पाएगी। और क्या होती है? क्रॉसिंग। तो ये हॉर्टिकल्चर में आपको हेट्रोस्टाइली अलग अलग टाइप के पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाते हैं अक्सर। तो ये आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि जहां पर हेट्रो डिफरेंट स्टाइल की लेंथ स्टेमन के कंपेयर में डिफरेंट होती है, तो उसे कहते हैं हेट्रोस्टाइली। हम आगे एक डायग्राम पढ़ेंगे, वहां पर बताएंगे भी आपको। अगला एक होता है जिसको कहते हैं हर्कोगेमी। हर्कोगेमी, hindrance to cell pollination, hindrance to self pollination due to some physical barriers like hyaline membrane around the anther, एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, और भी एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। और अपन यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं अल्फा अल्फा ग्लोरियोसा। अल्फा अल्फा किसको बोलते हैं? ल्यूसन को, रिचका को। अल्फा अल्फा ग्लोरियोसा एटसेट्रा। देखो ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। यहां पर हिंड्रेंस टू सेल पोलिनेशन के लिए रुकावट, और हम जानते हैं ये सारे मैकेनिज्म सेल पोलिनेशन को रोक रहे हैं। हिंड्रेंस टू सेल पोलिनेशन ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर, कोई ना कोई फिजिकल बैरियर रुकावट बीच में है जिसकी वजह से सेल्फिंग नहीं हो पाती है। और ऐसा मानते हैं कि
एंथर के अराउंड एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से सेल्फिंग नहीं हो पाती, ठीक है। लेकिन जब क्रॉसिंग होती है तो मेम्ब्रेन शायद डिसॉल्व हो जाती है और वहां पर क्रॉसिंग इजीली हो जाती है। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, तो ज्यादा इसकी बस डेफिनेशन ही हम ध्यान रखना, डिटेल कहीं नहीं आएगी। एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस आंकड़ा में फेमस है, तो आंकड़ा में कैलोट्रोपिस में क्रॉस पॉलिनेशन होता है किसकी वजह से, हर्कोगेमी। बाकी अल्फा अल्फा ल्यूसन रिचका में भी, ग्लोरियोसा में भी, तो ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है, इसको नोट कर लें। अच्छा, ये जितने एग्जाम्पल लिख रहे हैं इससे आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन वाले एग्जाम्पल भी पता चल रहे हैं कि किन में सेल्फिंग होती है और किन में क्रॉसिंग, और हम आगे लिखेंगे भी वैसे। और इससे आगे की बात अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।